हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ना केवल यूटीआई एएमसी के बारे में, बल्कि चर्चा का जो विषय है वो बना हुआ है एचडीएफसी एएमसी और निप्पॉन लाइफ एसेट्स मैनेजमेंट। देखिएगा, दोनों कंपनीज के शेयर्स प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट जो है यूटीआई के आईपीओ के बाद जो है पड़ सकता है। इसकी बहुत अधिक संभावनाएं जो हैं मार्केट के अंदर, और वो क्यों पड़ सकता है वो तो मैं आपके साथ बात करूंगा ही। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं इनका एक डिटेल इवैल्यूएशंस जो है वो आपके साथ जो है करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं। एक तो हम ये देखेंगे कि इनके बिजनेस के अंदर ग्रोथ किस तरीके की देखने के लिए मिली। दूसरी बात, हम ये देखेंगे कि एचडीएफसी एएमसी की आज की डेट में क्या वैल्यूएशन है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि पिछले एक साल के दौरान क्या परफॉर्मेंस इस शेयर्स के अंदर रही। फिर हम देखेंगे कि निप्पॉन लाइफ एसेट्स मैनेजमेंट का जो बिजनेस है वो किस तरीके का रहा। इसके बाद हम देखेंगे एक साल के दौरान शेयर प्राइस में किस तरीके की मूवमेंट देखने के लिए मिली। उसके बाद हम इनका एक पीयर कंपैरिजन जो है करने की कोशिश करेंगे कि जो आज जिस प्राइस पर आईपीओ आ रहा है उस प्राइस के हिसाब से क्या वैल्यूएशंस है। निप्पॉन लाइफ एसेट्स मैनेजमेंट के क्वार्टरली रिजल्ट से कुछ खंगालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है एचडीएफसी एएमसी के क्वार्टरली रिजल्ट से कुछ खंगालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिएगा, हम इनके एनुअल प्रॉफिट देखेंगे, यानी कि एचडीएफसी एएमसी के एनुअल प्रॉफिट देखेंगे। और उसके बाद हम निप्पॉन लाइफ एसेट्स मैनेजमेंट के एनुअल प्रॉफिट्स का एनालिसिस करेंगे। तो इस तरीके से इस पूरी वीडियो के अंदर हम इन सभी पहलुओं पर बात करते हुए पूरा निष्कर्ष भी निकाल लेंगे कि क्या एचडीएफसी एएमसी के आईपीओ में पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि आपको जो पैसा लगाना है वो मार्केट में आज के हालात को देखते हुए लगाना है, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से ऊपर के लेवल से करेक्शंस हुई उसके बाद जो है रूपरेखा जो है बदल गई है पूरे मार्केट के अंदर। इस बात से जो है इनकार नहीं किया जा सकता। तो हम इस वीडियो की जो है शुरुआत जो है करते हैं, और इस वीडियो की जो शुरुआत है वो हम करते हैं इसी स्लाइड के साथ, जो स्लाइड अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो देखिएगा, इस स्लाइड के अंदर जो आपसे बात हमने करनी है वो यही बात करनी है कि किस तरीके से वैल्यूएशंस अफेक्ट होंगे। तो आइएगा चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली स्लाइड के अंदर इनके बिजनेस की ग्रोथ के बारे में जो है बताया गया है, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बातें करेंगे। उसका देखिएगा, ये है एचडीएफसी एएमसी की वैल्यूएशन शीट। अब एचडीएफसी एएमसी की अगर हम वैल्यूएशंस देखने की कोशिश करें तो एचडीएफसी एएमसी अभी जो है 2110 रुपये के आसपास जो है इसके शेयर्स प्राइस आपको दिखेंगे। तो ये जो 2110 रुपये के जो प्राइस हैं ये वास्तव में 35 की 35 की पी रेशो ट्रेलिंग बेसिस पे बता रहे हैं, और प्राइस टू बुक वैल्यू करीबन 11 साढ़े 11 के आसपास है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो वैल्यूशंस हैं ये इसको अभी जो प्रीमियम वैल्यूशंस मिल रहे थे उनसे काफ़ी नीचे आ चुकी हैं। अगर आप इसकी बात करें साल भर पहले की या 2 साल पहले की, जब इसका आईपीओ आया था, तो आईपीओ के बाद जो है ये शेयर्स जो है बहुत लाइमलाइट में भी रहा था। और क्योंकि ये अकेला शेयर्स था तो जो इस सेक्टर में निवेश करने वाले उनके पास जो है ऑप्शंस केवल रिलायंस निप्पॉन लाइफ एसेट्स मैनेजमेंट की थी, और रिलायंस की जो है अनिल अंबानी का ट्रैक रिकॉर्ड उस समय बढ़िया नहीं था। तो जब अंबानी जी जो है निकले उससे, तो उसके बाद जो है निप्पॉन लाइफ एसेट्स मैनेजमेंट भी लाइमलाइट में आया। अब देखिएगा, यूटीआई का एएमसी आते के साथ इस सेक्टर के अंदर 3 कंपनियां हो जाएंगी। तो इन वैल्यूएशंस के ऊपर अगर हम देखें तो ये जो कंपनी एचडीएफसी एएमसी है, तो इसको ग्रुप का जो वैल्यूएशंस मिल रहा था, जो ग्रुप की इसको एडवांटेज मिल रही थी, एचडीएफसी ग्रुप की जो वैल्यूएशंस मिलती है एक प्रीमियम वैल्यूएशंस, वो अभी भी ये शेयर जो है एंजॉय कर रहा है। हालांकि वो प्रीमियम अभी थोड़ा घटता हुआ नजर आ रहा है। और क्वार्टरली जो प्रॉफिट्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। तो करीबन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, यानी कि EBITDA की बात करें तो 411 करोड़ के आसपास है। अब यहाँ पर अगर हम इसके शेयर्स की परफॉर्मेंस देखने की कोशिश करें, क्योंकि हमें जो एचडीएफसी एएमसी के प्राइस से ही पता चलेगा कि यूटीआई एएमसी की वैल्यूशंस क्या है, तो हम इनका एक पीयर एनालिसिस जो है तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमें इनके पास्ट परफॉर्मेंस को नहीं देखेंगे। तो देखिएगा, एक महीने के दौरान 380 रुपये की जो है गिरावट इसके अंदर आ चुकी है, 15.26। हालांकि देखिएगा, मार्केट इतनी करेक्ट नहीं की है जितना ये करेक्ट कर चुका है पिछले एक महीने के दौरान। पिछले 3 महीने के दौरान भी जो है ये मतलब मार्केट जितना चली है उसके हिसाब से इसने परफॉर्म नहीं किया है। 6 महीने के दौरान भी केवल 3.52% की जो है रिटर्न इसने दी। और अगर साल भर की बात करें तो साल भर में ये जो शेयर्स है ये करीबन 26% की गिरावट दे चुका है। तो आप यहाँ देखिएगा, अपने अगर 52 वीक हाई की बात करें
तो ये वहाँ से करीबन 45% की गिरावट जो है कर चुका है। तो यहाँ पर अगर हम पूरा भी इसको एनालिसिस करने की कोशिश करें तो ये सेगमेंट के अंदर इसकी जो वैल्यूएशंस है वो घटी है, और घटने का जो रीज़न है वो सीधा सीधा बिजनेस से रिलेटेड है, क्योंकि मार्केट ने एक साल में इतना ख़राब नहीं किया जितना कि शेयर्स ने जो है ख़राब किया है। हालांकि बहुत दिग्गज कंपनी है, असेट्स लाइट मॉडल के ऊपर ये पूरा बिजनेस चलता है, तो जो कि मुझे काफ़ी पसंद भी है, क्योंकि जहाँ पर बार बार कैपिटल की आपको ज़रूरत नहीं होती है, बस केवल आपको क्लाइंट बेस बनाने हैं और आपके प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। उसके बाद देखिएगा दूसरी कंपनी है निप्पॉन। अब ये निप्पॉन लाइफ असेट्स मैनेजमेंट जो कंपनी है, ये भी म्यूचुअल फंड बिजनेस के अंदर इसका जो शेयर प्राइस है ये 255 रुपीज़ के अराउंड में जो है चल रहा है। अब देखिएगा इसकी पैग जो है वो माइनस में है, क्योंकि इसको पीछे कुछ एक लॉस हुए थे, आप उनको एक्सेप्शनल लॉस भी मान सकते हो। लेकिन आप देखिएगा 34 की पी रेशियो पर ये शेयर चल रहा है और प्राइस टू बुक वैल्यू करीबन 6 के आसपास है। तो वैल्यूशंस वाइज इसको भी अच्छी एक वैल्यूशंस मिल रही हैं, और अगर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रीमियम वैल्यूशंस। अब इस शेयर्स की देखिएगा क्या रहा, इससे शेयर्स ने उतना ख़राब नहीं किया जितना HDFC AMC ने किया। देखिएगा एक साल के दौरान केवल 3% की गिरावट इसने दी, एक महीने में भी 8% की दी, एक वीक में भी 8% की दी, 3 महीने में 18% की। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये जो शेयर है इसने HDFC AMC से अच्छा किया। लेकिन 52 वीक हाई से बात करोगे तो दोनों लगभग बराबर की जो है वेल्थ को जो है डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर इन वैल्यूएशंस को देखने से पहले मैं थोड़ी सी और चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर दूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। तो आप इसमें और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो कल मैंने कि UTI के IPO से रिलेटेड एक वीडियो शेयर की थी, उसको आप जरूर से जरूर देखिएगा। आप ध्यान से समझना, मैं आपको जो सारी बात बता रहा हूँ, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये निप्पॉन लाइफ असेट्स मैनेजमेंट के क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। देखिएगा दिसंबर की बात करें 2017 में तो ये करीबन 399 करोड़ की जो है सेल करते थे। अब उस 399 करोड़ की सेल के सामने अगर दिसंबर 18 में आ जाए तो 350 की करोड़ की थी। और मैं ये दिसंबर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जो दिसंबर का पीरियड है ये वास्तव में कोरोना वायरस से इम्पेक्टेड नहीं था अभी तक। अगर हम बात करें जो भी दिसंबर तक के पीरियड गए हैं वो कोरोना से अफेक्टेड नहीं थे किसी भी तरीके से, तो इसलिए मैं दिसंबर को ही कंपेयर कर रहा हूँ। तो आप यहाँ देखिएगा दिसंबर से 20 दिसंबर तक ईयर ऑन ईयर इनकी जो सेल है वो करीबन 49 करोड़ घटती हुई नजर आई। और दिसंबर 18 से दिसंबर 19 में फिर आप देखिएगा यहाँ पर 47 करोड़ घट गई। ये पूरा इंडिकेट ये कर रहा है कि आपकी सेल घटती हुई जा रही है अगर आप क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो। और ये देखिएगा अब जून 20 के अंदर 2020 में तो 233 थी। तो इसका मतलब है कि इस बिजनेस के अंदर एक टफ कंपटीशन निप्पॉन लाइफ असेट्स मैनेजमेंट को मिल रहा है। और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो ये 32% थे 17 में, और जो अभी करीबन 50% के आसपास हो गए। और इस सब का श्रेय जाता है टेक्नोलॉजी को। तो इस तरीके की जो कंपनियां हैं वो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा इनको पास्ट 2 ईयर्स में देखने के लिए मिला। तो अगर हम यहाँ पर पास्ट 2 ईयर्स की बात करें कि जो फ़ायदे मिले इनको टेक्नोलॉजी के, तो देखिएगा जो एक्सपेंसेस 272 करोड़ होते थे वो अब लास्ट क्वार्टर में 125 करोड़ पर आ गए, हालांकि दिसंबर क्वार्टर में 156 करोड़ के थे। तो करीबन 100 करोड़ के आसपास का जो इनको बेनिफिट है वो टेक्नोलॉजी से आया है, क्योंकि जो इनको पहले कमीशंस देने पड़ते थे, ये जो इनको सारा का सारा मैकेनिज़्म जो है ऑफलाइन रहता था और उस ऑफलाइन से जो है इनको क्लाइंट बनाने पड़ते थे, तो बहुत सारा पैसा इनका खर्च होता था, बहुत सारे ऑफिस इनको खोलने पड़ते थे। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सेल होने की वजह से काफ़ी बड़ा फ़ायदा जो है इनको मिला है। हालांकि रेवेन्यू फ्रंट्स पे भी जो है सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, और सेबी ने भी धीरे धीरे करके इनकी जो फीस है या जो फंड्स मैनेजमेंट फीस है वो धीरे धीरे कम की है। तो एक तरीके से चैलेंज इनके बिजनेस के अंदर ये इस कंपनी के अंदर भी देखने के लिए मिला है। अब ये अगर बात हम करें HDFC AMC में, तो क्या उसमें भी ऐसा ही असर है? तो देखिए दिसंबर 17 से दिसंबर 18 में इनके बिजनेस में बिजनेस ग्रो हुआ है, कम नहीं हुआ। इसी तरीके से इनका दिसंबर 19 में और ग्रो हुआ 525, लेकिन इनको अब यहाँ पर डेंट पड़ना शुरू हो गया। देखिएगा मार्च 20 में 476, जो 486 था 476, उसके बाद देखिएगा 504 था जून में और 411,
तो इनको भी अगले पिछले 2 क्वार्टर से इनको भी रेवेन्यू फ्रंट पे डेंट पड़ता जा रहा है। तो ये सीधी सी बात आ रही है कि एक विजिबल है चीज़ें कि बिजनेस के अंदर डी ग्रोथ हो रही है रेवेन्यू फ्रंट्स पर, यानी कि अगर टॉप लाइन की बात करें तो टॉप लाइन घटती जा रही है। हाँ, लेकिन इनके प्रॉफिट मार्जिन देखिएगा, जहाँ पर दिसंबर 17 में 56% थे जो अभी निपोन के हैं, तो ये वहाँ से बढ़ाकर ये 78, 77, 79 पर आ गए हैं। तो ये भी जो है सारा बेनिफिट टेक्नोलॉजी को ही जाता है। मैं भी आपको ईपीएस के फ्रंट पे बात नहीं कर रहा ज़्यादा, क्योंकि मैं ऑपरेटिंग मार्जिन्स के ऊपर बात इसलिए कर रहा हूँ, इसी से परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है, मार्जिन्स के बारे में और जो एक्सपेंसेस के बारे में। तो ग्रोस मार्जिन्स जो हैं वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ से इनके बिजनेस की अगर पूरी पिक्चर की बात करें, अब एचडीएफसी एएमसी के ईयरली रिजल्ट्स देखिए। तो ईयरली में 1490 के रेवेन्यू थे, 17 में 1568, 18 में 1870, 19 में 20 में, तो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ट्रेलिंग बेसिस पर जो 12 महीने आएंगे वहाँ पर घटने की पूरी संभावना है, और वो 1910 होने की पूरी संभावना है। और यहाँ पर भी अगर आप एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो जो एक्सपेंसेस का टेक्नोलॉजी का बेनिफिट था अब वो आगे चल के नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा। ऑपरेटिंग मार्जिन्स हालांकि देखिएगा हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो करीबन 80% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन्स है, लेकिन टॉप लाइन जो है वो रिड्यूस होती हुई नज़र आ रही है। तो जो टॉप लाइन का रिड्यूस होने का जो इम्पैक्ट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पे भी साफ साफ जो है नज़र आ रहा है। तो ये इस बिज़नेस के अंदर डी ग्रोथ जो है वो दोनों कंपनीज़ के अंदर देखने के लिए मिल रही है। और अगर निपोन के बारे में बात करोगे तो निपोन के अंदर देखिएगा बिजनेस रेवेन्यू फ्रंट पे 17-18 तक तो बढ़ रहा था, लेकिन 19 से घटा और 20 में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और ट्रेलिंग बेसिस पे भी घटता हो जा रहा है। तो करीबन 30 से 40% का जो है डी ग्रोथ जो है इनको टॉप लाइन में नज़र आ रही है। और यहाँ पर हालांकि प्रॉफिट मार्जिन्स जो आज से 2-3 साल पहले एचडीएफसी एएमसी के थे वहाँ पर अभी निपोन के, तो मार्जिन्स के फ्रंट पर अभी एचडीएफसी एएमसी से ये काफ़ी पीछे है। और इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जब एचडीएफसी एएमसी के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे तो उसको वैल्यूशंस भी ज़बरदस्त मिल रही थी, और रीज़न बड़ा सिंपल था क्योंकि उनकी जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी अच्छे थे और उन मार्जिन्स की वजह से बेनिफिट जो है मिल रहा था। अब बात करते हैं इनके कंपेरेटिव एनालिसिस की। अगर इनके वैल्यूशंस की अगर बात करें कंपेरेटिव एनालिसिस की, उसके बाद मैं आऊँगा लास्ट वाले पॉइंट के ऊपर जहाँ पर कि हम कुछ और सवालों के जवाब जो है देने की कोशिश आपके साथ करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर पूरे सेक्टर से रिलेटेड पहले कुछ और बातें हो जाएं, तो वो जो बातें हैं वो हमें ज़रूर से ज़रूर जो है करनी चाहिए कि जो बिज़नेस है उसके अंदर मार्केट कंडीशंस कैसी हैं। देखिएगा मार्केट कंडीशंस चाहे यूटीआई एएमसी की बात करें, चाहे आप एचडीएफसी एएमसी की बात करें, चाहे निपोन लाइफ एसेट्स मैनेजमेंट की बात करें, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के केस के बाद जो उन्होंने डेट को जो फंड स्कीम्स थी उनमें जो डिफ़ॉल्ट किया, उसके बाद ये पूरा म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री के ऊपर से विश्वास उठता हुआ नज़र आया। फॉर द टाइम बिंग अगर आप देखें तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर से आउटफ्लोज भी स्टार्ट हो गए हैं, और ये आउटफ्लोज अगर आप पिछले 3 या 4 साल में देखेंगे तो वहाँ के बाद जो है ये इतने बड़े सीवियर एग्जिट जो है बहुत समय के बाद देखे जा रहे हैं। तो ये जो कंडीशंस हैं ये एचडीएफसी एएमसी के लिए भी, निपोन के लिए भी और इवन यूटीआई के लिए भी एक संकट का जो है संदेशा जो है दे रहे हैं। दूसरी बात हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर जो ऊपर अगर जाने की संभावना है जैसा अभी चल रही थी, तो ऐसे सिनेरियो जो हैं इस तरीके की इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं। तो जिस तरीके से 7500 के आसपास से निफ्टी अभी तक ऊपर उठ के आया है, तो ये एक इंडिकेट करता है कि जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का वो बढ़ रहा है। और इस तरीके से जब कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का बढ़ता है और आईपीओ मार्केट में जिस तरीके से धड़ाधड़ आईपीओ आ रहे हैं, तो यहाँ से जो कॉन्फिडेंस बढ़ने की जो सिलसिला है उसका बेनिफिट जो है इस तरीके के बिजनेस को भी मिलता है। तो ये इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी है अगर मार्केट ऊपर रहती है तो। लेकिन तीसरी बात यह है कि कोविड की वजह से इकोनॉमी में जो है डी ग्रोथ हो रही है, और डी ग्रोथ होने की वजह से जो है इनके बिजनेस के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट जो है पड़ने की पूरी संभावना है। तो ये ध्यान रखिएगा, वो इम्पैक्ट जो है इनके बिजनेस पर भी आपको दिख सकता है। चौथा जो आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है पीएमएस बिजनेस। तो जो लोग बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो 50 लाख से ऊपर का ज़्यादा पैसा निवेश करते हैं, उनके पास जो है पीएमएस की ऑप्शंस जो है रहती है, जहाँ पर कि 3 से 5% की जो है कमीशन जनरली वो चार्ज करते हैं एनुअल बेसिस पे, जो म्यूचुअल फंड्स में नहीं होते हैं। तो अगर उस एंगल से देखें तो इनके लिए जो है काफ़ी पॉजिटिव था पहले, लेकिन अब बहुत सारे जो पीएमएस हैं
वो जो है काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। और कुछ पीएमएस जो है हर साल जो है नए नए पीएमएस आते हैं, हालांकि कुछ पुराने ख़राब हो जाते हैं, वहाँ पे परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, लेकिन कुछ जो है नए लोग जो है नए तरीके के रिस्क लेते हैं, वो 1-2 साल अच्छी रिटर्न देते हैं, तो वहाँ पर भी जो है रुझान बढ़ जाता है। तो म्यूचुअल फंड से जो आउटफ्लो है वो इधर की तरफ शिफ्ट होता है। हालांकि म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है एएमसी, ये भी पीएमएस मैनेज करती हैं, लेकिन ये पीएमएस के अंदर जो है इनके जो बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं वो अच्छे मार्केट कंडीशंस के साथ इनके साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन जो रिटेल वाले जो क्लाइंट्स हैं, जो 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ वाले हैं, वो जो दूसरे तरीके के जो आज की डेट में इंडिया के अंदर जो फैंसी पीएमएस है वहाँ पर भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये मानेंगे कि इनके पास भी जो है काफ़ी बड़ा बिजनेस जो है शिफ्ट हो रहा है जो पीएमएस का। और पीएमएस जो है बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं वो भी अपनी पीएमएस स्कीम्स चलाते हैं, तो उस वजह से भी जो है यहाँ पर पीएमएस से भी जो है इनको चैलेंज आ रहा है। और लेकिन पीएमएस में एक दूसरा रिस्क ये है कि वहाँ पे जो फंड मैनेजमेंट फीस है वो थोड़ी ज़्यादा है, और वहाँ पर जो है आपको जो है चैलेंज देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स के एनालिसिस्ट हैं वो भी आज की डेट में अपना जो है पीएमएस चला रहे हैं। जैसे कि आप देखिएगा जो रिलायंस म्यूचुअल फंड्स चलाते थे कभी पहले, आज उन्होंने अपनी जो है कंपनी खोल ली है। मैं सुनील सिंघानिया जी की बात कर रहा हूँ, तो वो अपनी जो है पीएमएस चला रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा बिजनेस जो है पुराने ही जो इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग थे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, वो अब अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी उनका, क्योंकि वो वेल नोन जो बिजनेस चलाते थे, वहाँ से भी उनको एक काफ़ी अच्छा बिजनेस जो है यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो चैलेंजेस हैं इस इंडस्ट्री के लिए, ये जो है हम मना नहीं करेंगे। और जब मैं कल यूटीआई एएमसी की बात कर रहा था आपके साथ, तब भी मैंने देखा कि बिजनेस के अंदर एक डी ग्रोथ जो है देखने के लिए मिलती हुई नजर आई। अब बात करते हैं इसके वैल्यूएशन से संबंधित। तो देखिएगा एचडीएफसी एएमसी का जो रेवेन्यू है वो 1910 है, जबकि 1111 जो है वो निप्पॉन लाइफ एसेट्स मैनेजमेंट का है, जबकि 891 यूटीआई एएमसी का। तो इसका मतलब यूटीआई एएमसी इन तीनों में सबसे छोटी है। अगर नेट प्रॉफिट की बात अगर हम करें, तो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट्स के फ्रंट के ऊपर भी ये जो कंपनी है ये थोड़ी सी आपको छोटी नज़र आएगी। और छोटी इसलिए नज़र आएगी कि जो नेट प्रॉफिट की फिगर है वो इस बात का इंडिकेट कर रही है कि जो मार्जिन्स हैं वो इनके थोड़े से कम हैं, और मार्जिन्स इसके थोड़े से कम हैं इसका मतलब ये है कि इनके प्रॉफिट भी कम है। तो इनका जो प्रॉफिट्स है वो करीबन, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत प्रिंट हो रखा है, 276 करोड़ के हैं। तो 276 करोड़ के हैं, जबकि यहाँ 446 हैं या 1272 है। तो वहाँ पे जहाँ 276 करोड़ के जो प्रॉफिट्स हैं वो कंपेरेटिवली तीनों में सबसे कम है। मार्जिन्स के फ्रंट पे बात करेंगे तो यूटीआई का जो मार्जिन्स है, नेट मार्जिन, वो सबसे कम है। नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की बात हो रही है। जब भी मैं पीछे एनालिसिस कर रहा था तो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात कर रहा था। रिटर्न ऑन इक्विटीज की अभी हम आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरी डेटा उपलब्ध नहीं है जिसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। आप देखिएगा प्राइस अर्निंग रेशो की अगर हम बात करें तो ये जो शेयर्स है अभी लिस्टिंग प्राइस के ऊपर देखिएगा 34.91 पे निप्पॉन लाइफ है, 35 पे ये है, और ये मिल रहा है 25.71 पे। अगर अर्निंग के बेसिस पर अगर हम बात करें तो क्योंकि ये सेगमेंट के अंदर एक जैसी पी मिल रही है, मार्जिन से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है कि आपकी मार्जिन रेशो क्या है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 35 की पी रेशो इसको मिले, और थोड़ा सा कंजर्वेटिव लगा लेते हैं क्योंकि इसके मार्जिन थोड़े से कम है, फिर भी क्योंकि मार्जिन से रोल प्ले करते हैं, तो 32 तक की जो है पी मिल सकती है। तो अगर 25 से लेके अगर 32 की पी पर अगर हम जाएं, अगर 35 से 25 की पी पर अगर हम जाएं तो हम पाते हैं कि ये जो गेन है ये कितना हो सकता है। तो देखिएगा 32 से अगर हम 25 पे जाएं तो हमें जो गेन आता है वो 7 का आता है। तो जो 7 का गेन आता है वो 25 के ऊपर आता है। तो जो 25 के ऊपर 7 का गेन आ रहा है, अगर हम उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो वो कितना परसेंट आता है, तो वो आता है करीबन 28%। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 28% तक के लिस्टिंग में गेन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टेड टू सम कंडीशंस। अगर हम कुछ कंडीशंस की बात करें तब ये हमें पता चलेगा। हम कंडीशंस की क्या बात करें? कंडीशंस की बात ये करें कि ये हो सकता है कि ये अपने लिस्टिंग प्राइस पर के आसपास ही रहे, क्योंकि जो ग्रे मार्केट है उसमें भी प्रीमियम घटने की बात हो रही है। तो ये भी हो सकता है कि ये अपना मार्केट में जो है प्रीमियम छोड़ दे। और दूसरी बात ये भी है कि ये अपना प्रीमियम तो छोड़ेगा ही, साथ साथ एचडीएफसी एएमसी और निप्पॉन लाइफ एसेट्स मैनेजमेंट के शेयर प्राइस नीचे आ जाए, क्योंकि एक वैल्यूएशन का गैप जो है नहीं रहेगा। क्योंकि अब वैल्यूएशंस दोनों कंपनीज के बराबर आ गए हैं, छोटी और बड़ी कंपनी में ज़्यादा फर्क रहा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने 3 की पी रेशो का गैप रखा है, यानी कि हमने इसको 32 की रखी है। अगर ऐसा होता है तो 28% के लिस्टिंग गेन जो है यूटीआई एएमसी में आ सकते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है कि यूटीआई एएमसी का शेयर ना चले
और बदले में HDFC AMC या निप्पॉन लाइफ एसेट्स मैनेजमेंट की वैल्यू नीचे की तरफ आ जाए। और रीज़न है मार्केट कंडीशंस। अगर मार्केट में किसी तरीके की कनेक्शन अगर हम जोड़ने की कोशिश करें तो एक करेक्शंस आप भी आ सकती है। अगर मार्केट में करेक्शन आएगी और इन शेयर्स प्राइस में अगर कोई गिरावट आएगी तो वो HDFC AMC और निप्पॉन लाइफ एसेट्स मैनेजमेंट के जो शेयर प्राइस हैं वो UTI AMC के जो लिस्टिंग प्राइस हैं उनको इम्पैक्ट कर सकती है। तो देखिएगा यहाँ पर इनके प्राइस अगर गिरेंगे तो UTI AMC के भी प्राइजेस आपको घटते हुए नजर आएंगे, यानी कि लिस्टिंग गेन आपको कम होता हुआ नजर आ सकता है। या ये भी हो सकता है कि अगर कोई सीवियर पेन आ गई तो ये IPO प्राइस के आसपास ही जो है शेयर लिस्ट हो जाए। तो इस बात से भी जो है इनकार नहीं किया जा सकता। और मैंने कल की वीडियो में आपके साथ यही बात की थी कि देखिएगा अंतिम फैसला हम तब लेंगे जब IPO के अंदर जब 2 दिन हो जाएंगे, तो 2 दिन के बाद हमें एक थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाती है, मार्केट कंडीशन से भी सामने आ जाती है, तो चीज़ें पता चल जाती हैं। अब देखिएगा इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर अगर हम ग्रोथ की बात करें कि किस बिजनेस में कितनी ग्रोथ रही, तो यहाँ पर भी जो है आपके सामने चीज़ें आएंगी कि SBI का अगर आप म्यूचुअल फंड देखें, SBI का म्यूचुअल फंड देखें तो 7.2% की जो है यहाँ पर AUM के अंदर हिस्सा था, जो अभी बढ़कर कितना हो गया है, जून के अंदर हो चुका है 14.8। अब वहीं पर HDFC AMC की बात करें तो जो 12.5 से ये हिस्सा बढ़कर कितना हो गया, 12.5 से ये हिस्सा बढ़कर ये 12.5 से हिस्सा बढ़कर 13.7 तो मार्च में था और अब 14.5। तो ये दोनों ने ग्रोथ दर्ज जो है हासिल किया। वहीं पर अगर आप ICI की बात करें तो इन्होंने भी ग्रो किया है। वहीं पर अगर आप बात करें निप्पॉन की तो 11.4 से घटकर 7.3 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये कंपनी भी डी ग्रो कर रही है। और उसके साथ साथ अगर UTI की बात करें तो UTI का म्यूचुअल फंड 8.2 था, अब वो 5.4 है। तो अगर निप्पॉन का शेयर घटा है और उसको तब भी 34 की PE मिल रही है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि UTI AMC को भी 34 की PE मिले। अगर ऐसा होता है तो जो मैंने आपको बात की वो लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं। लेकिन कुल मिला के ओवरऑल अगर हम बात करें इस पूरे सेगमेंट के अंदर तो आपको एक चीज़ जो है साफ साफ जो है नज़र आएगी, और वो ये है कि मार्केट के अंदर जो भी वैल्यूशंस हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि जो आज की डेट में वैल्यूशंस है वो सच्चाई बयां कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में डी ग्रोथ है। तो आप जो भी निवेश करें वो ध्यान रखिएगा कि इस बिजनेस के अंदर किस तरीके के चैलेंजेस हैं। लिस्टिंग में गेन जो है वो हो सकता है, हालांकि UTI ने जो वैल्यूशंस हैं, मैं अगर आपको बात बताऊं कि जो लिस्टिंग का जो प्राइस रखा है वो काफ़ी नॉर्मल है। मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 30% तक के लिस्टिंग गेन होनी चाहिए आज की स्थिति में। अगर कोई एडवर्स सिचुएशंस आती है स्टॉक मार्केट में तो उसका इंपैक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। वहाँ पर एक एडवर्स सिनेरियो जो है क्रिएट हो सकता है, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपके लिस्टिंग गेन वाइप आउट हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे शेयर्स में अपनी निवेश कर रखा है HDFC AMC और निप्पॉन लाइफ एसेट्स मैनेजमेंट, वहाँ पर भी री रेटिंग हो सकती है। उसका रीज़न ये है कि जो लोग अभी तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते थे उनके पास 2 ही चॉइस थी, तो उनके पास एक तीसरी चॉइस और आ गई है। तो इन सभी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इन सभी वैल्यूशंस को, अगर सारे पैरामीटर्स को ध्यान रखेंगे जो मैंने भी आपके सामने जो स्क्रीन पे आपको चार्ट आ रहा है, तो अगर बिजनेस में डी ग्रोथ होती है तो वैल्यूशंस जो है धीरे धीरे करके घट जाते हैं। तो आने वाले 1 या 2 साल के बाद आपको ये पूरी बात जो है पिक्चर लगेगी। तो डी ग्रोथ है बिजनेस में या नहीं है, बट मुझे ऐसा पूरा संभावना लगती है जो कोविड की सिचुएशंस के बाद। और बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जिन लोगों की जॉब छूट गई है, अब वो स्टॉक मार्केट में सीधा सीधा खुद ही निवेश करते हैं। और दूसरी बात है कि इनकम ही नहीं है, तो निवेश करने की वाली जो अमाउंट है वो भी घट रही है। तो म्यूचुअल फंड्स पे से विश्वास भी कम होता हुआ जा रहा है। PMS की भी एक ऑप्शन है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की। इन सभी पैरामीटर्स पर मुझे ऐसा लगता है कि UTI AMC में आप ये 100% के आप, मुझे नहीं लगता कि लिस्टिंग गेन के लिए आप खेल सकते हैं। हाँ, नॉर्मली 20 से 30% तक का लिस्टिंग गेन हो सकता है, सब्जेक्टेड टू मार्केट कंडीशंस ठीक रहे। अगर मार्केट अभी जो निफ्टी 11,000 के आसपास जहाँ पे है, अगर यहीं पे रहेगा तो मुझे लगता है 20 से 30% तक का लिस्टिंग गेन आ सकता है। और अगर मार्केट में हालत ख़राब हुई तो एक चीज़ होगी, ऊपर से HDFC AMC और निप्पॉन की वैल्यूशंस भी कम होगी और उसकी वजह से इसके लिस्टिंग गेन भी वाइप आउट हो सकते हैं। तो मैंने सारी बातें आपके साथ बड़े खुल के की हैं और लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।